Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on the government's plan to make India a developed country by 2047. तो इंडिया का जो इंडिया एट 2047 प्लान है उसके ऊपर एडिटोरियल है. एंड बिफोर वी स्टार्ट, पीएम प्रैक्टिस प्रो प्रैक्टिस मॉक ने लॉन्च किया है एक नया कोर्स जिसमें आपको मिलेंगे मोर देन 20,000 क्वेश्चंस एंड मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट. तो ये डिफरेंट बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट हैं, मेजर बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स के. एंड बैंकिंग पीडीएफ कोर्स में डिफरेंट लेवल के डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स. और अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. इट इज़ अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 1249, लेकिन अगर आप PM20 यूज़ करते हैं कूपन कोड, यू कैन गेट इट एट 999. ओके, सो आज जो हमारा एडिटोरियल वो है वर्च्यूज़ ऑफ प्लानिंग. वर्च्यू किसी भी चीज़ में कोई बहुत अच्छी बात होती है, अच्छी चीज़ होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, उसे हम कहते हैं. तो प्लानिंग में जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है. एंड वर्च्यूज़ ऑफ प्लानिंग, ये एडिटोरियल है इंडिया का जो प्लान है टू मेक द कंट्री अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, जब 100 साल हो जाएंगे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए. तो आपको क्विकली ये एडिटोरियल रीड करना है. पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके, सो आई होप आपने ये द हिंदू से एडिटोरियल रीड कर लिया है. नाउ वी नीड टू फाइंड द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग टू जेलस. ठीक है, जेलस इज ये इस पैसेज में यूज़ हुआ है, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग मेरिड, स्कैंड, कीन, इनडिफरेंट, ग्रेटफुल. तो इनमें से जो वर्ड ऑपोजिट है वो आपको मार्क करना है. इसका आंसर हम पैसेज रीड करने के बाद देखते हैं. So in early 2024, Prime Minister Narendra Modi is expected to unveil a roadmap to transform the country into a developed nation with a $30 trillion economy by the time it completes 100 years of independence. अनवेल करना होता है अनकवर करना, कोई चीज़ सामने लेकर आना. तो जो प्लान है वो लाया जाएगा, अनवेल किया जाएगा. रोड मैप एक प्लान होता है, ठीक है, इट इज़ अ प्लान. तो वो प्लान किस लिए? कंट्री को ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज बदलने के लिए है इनटू अ डेवलप्ड नेशन विद दिस मच इकोनॉमी. $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जब 100 साल पूरे हो जाएंगे. द विजन इंडिया 2047 प्लान, तो ये उसका नाम है. एज इट इज़ ऑफिशियली नेम्ड, हैज़ बीन इन द वर्क्स फॉर नियरली 2 years. ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हैज़ बीन, आप देखोगे कौन सा टेंस है, हैज़ बीन इन द वर्क्स, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. हैज़ बीन इन द वर्क्स फॉर नियरली 2 years, तो लगभग 2 साल से ये जो है वर्क इन द वर्क्स का मतलब अंडर प्रोसेस या कहीं किसके ऊपर काम चल रहा था. विद ऑफिशियल्स अक्रॉस मिनिस्ट्रीज ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन हाउ टू टेक द कंट्री फ्रॉम इट्स करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू वेयर इट एस्पायर्स टू बी. तो ब्रेन स्टॉर्म कर रही थी मिनिस्ट्रीज. ब्रेन स्टॉर्म जब आप मिल के डिस्कशन करते हो, डिफरेंट आइडियाज़, नए आइडियाज़ लेकर आते हो, तो उस एक्टिविटी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं. तो जो मिनिस्ट्रीज है वो नए आइडियाज़ लेकर आ रहे थे कि कैसे ये कंट्री को अपने जो है इस जिस लेवल पे है वहाँ से उस लेवल पर लेकर जाया जाए जहाँ पर इंडिया एक डेवलप कंट्री बने बाय 2047. एस्पायर मतलब विश, एक डिज़ायर, एक इच्छा होना कि आगे आप क्या बनना चाहते हो. तो वेयर इट एस्पायर्स टू बी. The Niti Aayog, in the process of giving this vision document a final shape, will soon run its central ideas and goal past top minds across sectors, including World Bank President Ajay Banga, Apple Chief Tim Cook, as well as Indian industrialists and thought leaders to fine-tune them and factor in any blind spots. तो यहाँ पर अब नीति आयोग जो है ये प्लान पर वर्क कर रहा है एंड इसको फाइनल शेप देने से पहले इट विल सून रन इट्स सेंट्रल आइडियाज़ एंड गोल्स पास्ट टॉप माइंड्स. तो नीति आयोग ये जो आइडियाज़ जो अभी फॉर्म किए हैं ये बाकी और जो लीडर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में जो लीडर्स हैं उनके थ्रू भी उनको भी ये प्लान दिखाया जाएगा. तो जब व्हेन यू रन समथिंग पास्ट समवन, ठीक है,
तो अब वहाँ पर इसका मतलब होता है कि आप किसी को कुछ दिखाते हो एक ओपिनियन लेने के लिए कि क्या ये आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें ठीक है या नहीं। ओके, तो गोज पास्ट टॉप माइंड्स। ओके, और ये डिफरेंट सेक्टर्स के जो लीडर्स हैं उनसे होगा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट है अजय बांगा, चाहे एप्पल के CEO है टिम कुक, या फिर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो अलग अलग सेक्टर के लीडर्स को दिखाया जाएगा ताकि उन्हें वो अपने इनपुट्स दे पाएँ इस पर। ओके, ओके, और फाइन ट्यून देम, मतलब कि कुछ माइनर चेंजेस करने हों उनके अंदर, वो सजेशंस दें तो वो चेंजेस किए जाएं। एंड फैक्टर इन एनी ब्लाइंड स्पॉट्स, फैक्टर इन, ये जो फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करते हैं, फैक्टर इन समथिंग, तो वो होता है किसी चीज़ को कंसिडर करना। ठीक है, जैसे अगर हम एक प्लान बना रहे हैं और हमने हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी छोड़ दी हो, भूल गए हो, ठीक है, तो उसे भी इंक्लूड करना अपने अपने प्लान में, अपने कैलकुलेशंस में। तो कोई अगर ब्लाइंड स्पॉट है, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट होता है जो आपको दिखता नहीं है रियर व्यू मिरर में। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट्स यानी अगर आप कोई प्लान बना रहे हो और आपने कोई चीज़ छोड़ दी या रह गई है जिस पर आपका ध्यान नहीं गया, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ है वो पता चल जाए हमें और फिर उसको भी हम इंक्लूड कर लें। तो इसीलिए ये सारा प्रोसेस किया जाएगा। कमिंग अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, द प्लान में वेल बी व्यूड एज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी प्लेबुक प्रॉमिस फॉर प्रोस्पेक्टिव वोटर्स। और ऐसा हो सकता है क्योंकि इलेक्शन से पहले ये प्लान जो है अनाउंस किया जाएगा, तो इसको ऐसा भी माना जा सकता है, ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस है एक इलेक्शन से पहले कि जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स है, जो आने वाले टाइम में जो वोटर्स हैं, वो जो है इसको, इस आइडिया से वो अट्रैक्ट हों। ओके, सो प्रोस्पेक्टिव होता है कोई भी ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज़ जो अभी नहीं है, बाद में होगा। तो प्रोस्पेक्टिव वोटर मतलब जो वोटर्स बनेंगे फ्यूचर में। अगर आप एक बिजनेस ओन करते हैं और आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की बात कर रहे हो, दैट मीन्स वो कस्टमर्स जो अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में बन सकते हैं। ऑलराइट, so but irrespective of electoral outcomes, future governments would do well to keep an earnest outlook towards the broad agenda। अब यहाँ पर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि चाहे इलेक्टोरल आउटकम रिजल्ट्स, तो इलेक्टोरल रिजल्ट्स कुछ भी हों, इलेक्शंस में कुछ भी हो रिजल्ट्स, जो गवर्नमेंट जो भी आती है पावर में वो डू वेल, मतलब उन वो अच्छा, तभी अच्छा ये रहेगा कि वो गवर्नमेंट्स जो है क्या करें, कीप एन अर्नेस्ट आउटलुक टुवर्ड्स द ब्रॉड एजेंडा, कि वो सीरियसली जो भी ये एजेंडा, जो भी ये प्लान बनता है उसको फॉलो करें। ठीक है, चाहे जो भी गवर्नमेंट आए उन्हें ये करना चाहिए। India's rise from 1991, when it accounted for 1.1% of the global economic output, to the 3.5% share it now commands as the world's fifth largest economy, has been driven by governments of varying political hues, largely sticking to the reform and liberalization agenda। तो 1991 में इंडिया 1.1% GDP रिप्रेजेंट करती थी वर्ल्ड का, और अब जो है इंडिया 3.5% जो है वर्ल्ड GDP का शेयर इंडिया का है। तो काफ़ी ग्रो किया है इंडिया ने पहले से, और अब इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है। तो ये कैसे हो पाया? दिस हैज़ बीन ड्रिवन बाय गवर्नमेंट्स ऑफ वेरिंग पॉलिटिकल ह्यूज। ह्यू तो कलर होता है, ठीक है, डिफरेंट ह्यूज, लेकिन यहाँ पर कलर का मतलब है वो एक ये रेफर कर रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रही हैं उस टाइम से लेके अब तक पावर में, तो उन सब ने इस पर वर्क किया है। ओके, ऐसा ये कह रहे हैं। एंड लार्जली स्टिकिंग टू द रिफॉर्म, और वो सभी जो गवर्नमेंट्स थी, वो जो रिफॉर्म प्रोसेस थी, सब गवर्नमेंट्स ने उस रिफॉर्म प्रोसेस पे काम किया। तो 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था इंडियन इकोनॉमी का, और उसके बाद से जितने भी गवर्नमेंट आई उन्होंने उसी को ही वो आगे लेकर गए, रिफॉर्म यानी कि चेंजेस किए इकोनॉमी में, और सब पिछले जो काम हुआ उसको आगे बढ़ाते गए हैं। ठीक है, blips in the pace and vigor of reforms have also been visible across governments, including the present coalition independent regime, especially on the trickier changes needed in factor markets such as land and labor। तो blip होता है कि आप अगर एक कोई ट्रेंड देख रहे हो, ठीक है, आप ग्रोथ देख रहे हो, फिर अचानक से कम होता है और फिर ग्रोथ होती है। तो ब्लिप होता है कि अचानक से कोई चीज़, एक ड्रॉप आ जाए, ठीक है, वो एक एनॉमली होता है ब्लिप, कि जनरल ट्रेंड से हट के। तो ब्लिप्स इन द पेस एंड विगर ऑफ रिफॉर्म्स की जो चेंजेस होते आए हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी हुआ कि चेंजेस की स्पीड कम हो गई है, कम चेंजेस हुए, कभी चेंजेस जो रिफॉर्म्स हैं वो उनके ऊपर बहुत काम हुआ, कभी कम हुआ। तो ये जो ब्लिप्स आए उसमें जब कम काम हुआ रिफॉर्म्स पे, उनके विगर यानी कि जो स्ट्रेंथ थी, यानी कितने इंटेंसिटी के साथ रिफॉर्म्स पे काम किया जा रहा था, तो वो भी अलग हैव ऑल्सो बिन विजिबल अक्रॉस गवर्नमेंट्स, की
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट में, डिफरेंट गवर्नमेंट्स में ये ब्लिप्स देखे गए जब रिफॉर्म्स पे काम कम हुआ, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कोalition इंडिपेंडेंट रजीम। फिर चाहे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या रजीम है, रजीम मतलब जो गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो तो चाहे वो हो, स्पेशली ऑन द ट्रिकियर चेंजेस नीडेड इन फैक्टर मार्केट सच एज लैंड एंड लेबर। और खासतौर पे इसमें रिफॉर्म्स लाने मुश्किल हुए हैं क्योंकि ये ज़्यादा ट्रिकियर है, ज़्यादा मुश्किल है इनमें रिफॉर्म्स लाना। तो इनमें चेंजेस लाने मुश्किल रहे, तो इनमें रिफॉर्म्स नहीं आए। तो ये ब्लिप जो कहा गया है कि रिफॉर्म्स कम हुए हैं, तो वो कहा है कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स में हुए हैं इंक्लूडिंग द प्रेजेंट regime. The final plan should have some ideas to help navigate such challenges, challenging reforms and ensure policy certainty for global investors keen to bet on India's growth story. तो यहाँ पर है कि अब क्योंकि इस लैंड एंड लेबर में चेंजेस बहुत मुश्किल रहे हैं, तो ये सजेशन दिया जा रहा है कि जो फाइनल प्लान जो भी बनेगा विजन इंडिया 24/7 का, तो उसमें इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशंस को टैकल करने के लिए उसमें जो है आइडियाज़ होने चाहिए, ताकि जो है पॉलिसी सर्टेनिटी रहे, ताकि अगर भले ही गवर्नमेंट में चेंज आए पर पॉलिसी जो है वो सर्टेनिटी रहे, वो फॉलो होती रहें आगे। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर पॉलिसीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं। ठीक है, तो ये वहाँ पर सजेशन है, क्योंकि तभी जो है इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, minimizing the government's role to that of an enabler rather than a micromanager is another detail that would be critical. अब गवर्नमेंट को माइक्रो मैनेज नहीं करना कि हर एक स्टेप पे हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। दे शुड बी एनेबलर, यानी कि उन्हें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट जो ग्रोथ को प्रमोट करे, ना कि हर एक छोटी डिटेल को वो माइक्रो मैनेज करे, हर एक छोटी डिटेल को मैनेज करे हर जगह इंडस्ट्री में, तो वो नहीं होना चाहिए। Especially as some recent decisions have marked a hark back to the habits of the past, be it production-linked incentives, import licensing or overtly zealous taxation. तो यहाँ पर जैसे कि पहले क्या होता था कि लाइसेंसिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस होता था, हर चीज़ को आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंसेस लेने पड़ते थे 1991 से पहले, फिर लिबरलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ डिसीजंस, जैसे कि ये जो डिसीजंस यहाँ पर मेंशन है, PLI जो स्कीम है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग है और बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है, तो ये जो है हमें पुराने टाइम के बारे में याद दिला रहे हैं। हार्क बैक टू समथिंग मतलब कि कोई किसी चीज़ से आपको पुराना टाइम याद आ जाता है, पुरानी कोई चीज़ें याद आ जाती हैं, तो ये उस टाइम को याद दिलाते हैं जब ये सब इस तरह के स्कीम्स या इस तरह के हैबिट्स प्रैक्टिसेस कॉमन थी गवर्नमेंट की। ओवर्टली जेलस, अच्छा ओवरली एंड ओवर्टली क्या फ़र्क है दोनों में? पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर में क्या, ओवर क्या होता है एंड ओवर्ट क्या होता है। ठीक है, OVERT। तो देखो, ओवर होता है ज़्यादा, ओवरली मतलब ज़्यादा ही, ज़्यादा वे में, इन अ लार्ज मैनर या वे, ठीक है, ज़्यादा इन ए मोर इंटेंस मैनर, ओवरली हो जाएगा। लेकिन ओवर्ट होता है जो आपको क्लियरली दिख रहा है सामने, ओवर्ट जो क्लियरली दिख रहा है सामने, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होगा कोवर्ट। कोवर्ट मतलब सीक्रेट, जो सामने नहीं है। तो आपने सुना होगा कोवर्ट ऑपरेशन किया जो सोल्जर्स ने या फिर सीक्रेट एजेंसी ने कोवर्ट स्ट्राइक की, यानी कि उसमें कोवर्ट मतलब कि जो सीक्रेट है, जो सामने नहीं है। ओवर्ट मतलब जो आंखों के सामने है, क्लियरली विजिबल है, ठीक है, कोवर्ट एंड ओवर्ट। तो ये ओवर्ट यूज हुआ है यहाँ पे। ओवर्टली जेलस मतलब कि क्लियरली दिख रहा है कि कितना ज़्यादा पैशनेट होता है, मतलब जेलस का, यानी कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन कर रहे हैं। ओवर्टली इतना ज़्यादा पैशन के साथ टैक्सेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा अमाउंट में कि वो क्लियरली दिख रहा है, ये मीनिंग है यहाँ पे। ओके, and a stated focus area of the vision document that splices its action points and outcome goals into two periods, 2030 and the 17-year period from then till 2047, is to ensure that India does not slip into a middle income trap a few years from now. तो यहाँ पर एक फोकस एरिया क्या है इस प्लान का कि ये प्लान पहले क्या करता है, स्प्लाइस करता है, यानी जोड़ता है, स्प्लाइसेस इट्स एक्शन पॉइंट्स एंड आउटकम गोल्स इनटू टू पीरियड्स। तो दो पीरियड्स हैं, ठीक है, जॉइंट है। एक तो पीरियड है कि 2030 तक का,
और फिर वहाँ से 2030 से 2047 तक का। तो ये जो टाइम पीरियड है, उन दो पीरियड्स हैं ये पूरे प्लान में जिन पे फोकस होगा। तो 17 ईयर पीरियड है जो 2030 से 2047 का है। तो उसमें फोकस ये है इस प्लान में कि इंडिया जो है मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए, कि एक टाइम के बाद जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतनी ना हो, मिडिल इनकम कंट्री ही बन के ना रह जाए। तो इस पर फोकस है। That requires hastening the long pursued structural shift in the economy from farm to factories। और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? HASTEN, hasten मतलब कि स्पीड बढ़ाना किसी चीज़ की और क्विकली करना। तो हमें क्या और ज़्यादा तेज़ी से करना पड़ेगा? जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है इकोनॉमी में, जो हम बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग परस्यूट जो हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो उसको और तेज़ी से करना होगा। किस शिफ्ट की बात हो रही है? फार्म्स टू फैक्ट्रीज। अभी भी इंडिया की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, तो वहाँ से हमें शिफ्ट करना होगा। ज़्यादातर जो लोग हैं वो फैक्ट्रीज में वर्क करें, ठीक है, या सर्विसेज या फैक्ट्रीज पे वर्क करें। यहाँ पर फैक्ट्रीज मेंशन्ड है, तो फार्म से हटाकर हमें एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज में बढ़ानी होगी। एंड अरेस्टिंग अ वाइडनिंग ट्रेंड ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। और जो कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम अर्न कर रहे हैं, तो जो ये असमानता है इनकम में वो हमें कम करनी होगी। While the 5-year plans have been abandoned, the 2047 plan must be revisited at suitable intervals to recalibrate goals based on evolving global trends and black swan events। अब यहाँ पर mentioned है, अब जैसा आपको पता है कि 5-year plans अब नहीं बनते हैं, पहले बनते थे। हर 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए प्लान बनता था और गवर्नमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करती थी, अपने प्लान्स बनाती थी। तो वो अब नहीं बनाए जा रहे हैं, वो अबैंडन कर दिए गए हैं। लेकिन जो ये 2047 प्लान है, इसको हमें बार बार विजिट करना होगा, सूटेबल इंटरवल्स, कुछ जब भी हमें सही लगे टाइम पे, ताकि हम इसे कैलिब्रेट कर पाएँ, रिकैलिब्रेट। जैसे आपके पास अगर कोई डिवाइस है, ठीक है, तो वो करेक्ट नहीं शो कर रहा, कोई चीज़ घड़ी है सही टाइम शो नहीं कर रही, आप क्या करते हो? तो उसको कैलिब्रेट करते हो, सही टाइम उसमें फीड करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही गोल्स को रिकैलिब्रेट करना, नहीं रीओरिएंट करना, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है और जो रियलिटी है वो असेस करके फिर हम अपने प्लान में कुछ एडजस्टमेंट्स करें, ठीक है। तो यहाँ पर रिकैलिब्रेट मतलब एडजस्ट करना अपने गोल्स को बेस्ड ऑन इवॉल्विंग ग्लोबल ट्रेंड्स, की ग्लोबल इकॉनमी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से हम अपने प्लान्स भी चेंज करें। एंड ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, तो ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स का मतलब होता है ऐसी इवेंट्स जो कि मतलब बहुत ऐसा लगता है कि होंगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पर हो जाती हैं। तो ये जो ग्लोबल इकॉनमी की जब हम बात करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर ब्लैक स्वॉन इवेंट्स उनको कहा जाता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते पर ऐसी इवेंट्स हो जाती हैं, वो बहुत रेयर होती हैं, पॉसिबल नहीं लगती पर हो जाती हैं। तो जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस था, या फिर 2020 में जो कोविड की वजह से जो इकॉनमी डिसरप्ट हुई थी पूरे वर्ल्ड में, तो ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। सो एमिंग फॉर अ हाई 9% ग्रोथ रेट बिटवीन 2030 एंड 2047 इज़ लॉडेबल, कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान ये एम कर रही है, ये चाहते हैं कि जो ग्रोथ हो वो इस पीरियड में 9% हो, और ये लॉडेबल है, यानी कि ये सराहनीय है, ठीक है, तारीफ करने लायक है। बट फैक्टरिंग इन ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज, अभी हमने देखा था फैक्टर इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसिडर करना अपनी कैलकुलेशन में। तो ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज एंड चेंजिंग कोर्स व्हेन वारंटेड इज ऑल्सो एडवाइजेबल, कि अच्छा है कि हम ये प्लान कर रहे हैं 9% ग्रोथ होगी 2030 से 2047 के बीच में, लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज भी देखने चाहिए। सिनेरियोज की क्या सिचुएशंस हो सकती हैं डिफरेंट, तो उन सिचुएशंस को हमें कंसिडर करना है, और फिर हमें चेंज करना है अपना कोर्स, अपना जो पाथ है वो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज करते जाना है जब ज़रूरत हो, व्हेन वारंटेड, जब हमें ज़रूरी लगे। और ये एडवाइजेबल है, ये यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हमने एक बार प्लान बनाई तो उस पर ही फिक्स्ड रहना है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ऐसा ही जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सो ऐसा नहीं हमने प्लान बना दिया, वी हैव टू स्टिक टू इट। हमें रियलिटी देखनी है कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है, कितना टाइम बचा है, एंड हमें अपने प्लान को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। ऑलराइट, तो यही सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। सो दिस वाज ट्यूटोरियल फ्रॉम द हिंदू। जेलस हमने देखा था, इट मीन्स वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, कोई जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित, एक्साइटेड, पैशनेट होता है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है, कीन जो है वो इससे सिमिलर अच्छा ऑपोजिट मीनिंग हमें बताना है, ठीक है। ऑपोजिट मीनिंग जो है वो होगा इनडिफरेंट। कीन तो सिमिलर मीनिंग हो गया,
इनडिफरेंट होगा जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ध्यान ही नहीं दे रहा किसी चीज़ के ऊपर. सो दैट इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग टू जेलस. मीरियड होता है जहाँ पर बहुत वेराइटी ऑफ थिंग्स होती हैं, विच इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, वेराइटी ऑफ थिंग्स. नो, स्कैंट मतलब कि बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है. ओके, स्कैंट रेनफॉल, बहुत कम बारिश हुई. नहीं. कीन इंटरेस्टेड, ओके, तो वो तो सिमिलर मीनिंग हो जाएगा. एंड ग्रेटफुल इज थैंकफुल, फ्रेंडली, तो वो भी करेक्ट नहीं है. सो डी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड जो मंथली PDF है वो भी आपको अवेलेबल होगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए रिविजन कर सकें. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.